नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर रॉय रिव्यू क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार को पढ़ेंगे। वर्ण एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम वर्ण विचार को सविस्तार, पूरे विस्तार के साथ देखते, पढ़ते, सीखते और समझते हैं। तो आइए वर्ण को हम जानने से पहले वर्णों की पूरी कहानी को सीखते हैं। वर्ण को जानने से पहले वर्णों की पूरी कहानी को हम सीखते हैं। तो वर्णों की कहानी को सीखने हेतु हमें सभी टॉपिक पे, सभी विषय पे अच्छे से ध्यान रखना होगा। सभी विषय पे अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए सबसे पहले हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, तो देखिए हिंदी व्याकरण, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या करना। व्याकरण का मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को सविस्तार व्याख्या करना, किसी भी चीज को सविस्तार बताना, वो हमारा व्याकरण के अंतर्गत आएंगे। किसी भी चीज को सविस्तार बताना वो हमारा व्याकरण के अंतर्गत आएंगे। वैसे तो व्याकरण को कई लोगों ने, कई हिंदी के विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने की कला आती हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने की कला आती हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसके बाद व्याकरण के पूर्ण रूप से 5 भेद होते हैं। व्याकरण के पूर्ण रूप से 5 भेद होते हैं, जबकि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पूर्ण रूप से 5 भेद। वर्ण विचार, व्याकरण के पूर्ण रूप से 5 भेद। फर्स्ट वर्ण विचार, सेकंड वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, वाक्य विचार, उसके बाद फिर वाक्य विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, और लास्ट छंद विचार, छंद विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, ये व्याकरण के भेद हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम वर्ण विचार को सविस्तार पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। तो आइए हम वर्ण विचार को सीखने और पढ़ने का काम करें। हमारा टॉपिक आ जाएगा वर्ण विचार, और वर्ण विचार को देखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। एक मिनट प्यारे, इसमें थोड़ा कुछ हमें और आगे करना पड़ेगा। हाँ, तो वर्ण विचार, वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार को पढ़ने से पहले वर्णों की पूरी कहानी को सीखते हैं। देखिए, वर्णों की पूरी कहानी को सीखते हैं। वर्णों की कहानी क्या है कि देखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा अपनी माँ की गर्भ में होता है। जब बच्चा का जन्म होता है, माँ बच्चों को जन्म देती है, तो जन्म के साथ ही बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही ईश्वरीय कृपा से, भगवान की कृपा से वो आवाज के साथ जन्म लेता है। वो आवाज के साथ जन्म लेता है। बच्चा जन्म लिया, वो रोने लगा। बच्चा तो जन्म लेता तो भगवान की कृपा से, ईश्वरीय कृपा से आवाज उसके साथ ही होते हैं, वो रोने लगता है। तो जो बच्चा सबसे पहले जन्म लिया तो आया क्या, हमारा साउंड आया, साउंड, आवाज आए। ये आवाज आया, स्वर आए, साउंड, स्वर बोलिए, आवाज बोलिए। तो भाई आवाज आया और बच्चा रोया, जन्म लिया तो बच्चा रोने लगता, आ ऐसा रोने लगता है वो बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, आवाज। तो आवाज आया। आवाज बच्चा 2 प्रकार से निकालेगा। आवाज बच्चा एक वैसे निकालेगा, स्वर आवाज, स्वर साउंड, स्वर आवाज, स्वर साउंड को निकाल पाएगा। ठीक है, स्वर आवाज, स्वर साउंड निकालेगा। तो बच्चा अपनी मां के गर्भ से ही
जो आवाज निकालता है ना उसको हम स्वर आवाज कहते हैं। माँ की गर्भ से ही जो आवाज निकालता है उसे हम स्वर आवाज कहते हैं। आ, बच्चा को देखो रोएगा तो क्या आ ई, बच्चा से पूछो बउआ कौन बिस्कुट छीन लिया बउआ, ऊ ऐसा कर रहा है, क्या हुआ बुआ बुआ ओ, ऐसा करके वो रो रहा है। तो बच्चा अपनी माँ की गर्भ से जो आवाज निकालता है उसको हम स्वर आवाज कहते हैं। आ, बच्चा रो लेगा आ ई, बच्चे लोगों को तंग करो ई, बउआ कौन मारा बउआ, ऊ कौन बउआ, ऊ बउआ चुप रहो ओ, ठीक है, ऐसा ही करके ठीक है। तो वो स्वर आवाज हुए, ठीक है, स्वर आवाज। लेकिन वो अपनी मां की गर्भ से ही आवाज लिया है। लेकिन जब बच्चा दूसरे से सीखता है, जब 2 महीना 4 महीना 5 महीना का हो जाता है, 6 महीना 7 8 9 महीना का हो जाता है, तो कुछ बोलने लगता है। उसकी माँ उसको सिखाती है, बेटा बोलो पापा पापा पापा, बोलो बेटा मामा मम्मा मम्मा, ऐसा वो आवाज निकालता। तो पापा बोलो बेटा मम्मी मम्मी, पानी पानी, ऐसा रोटी ओटी, ऐसा करके कुछ बोलता है वो। तो जो दूसरों के से सीख करके जो बच्चा अपने मुख से आवाज निकालता है ना उसको हम व्यंजन आवाज कहते हैं। व्यंजन आवाज, व्यंजन साउंड, ठीक है। बच्चा 2 प्रकार से आवाज निकालता है, एक स्वर साउंड और एक व्यंजन साउंड। तो जो अपने मुख से आवाज निकालता है उसको बिना किसी की मदद से उसको स्वर आवाज कहते हैं, और जो सीखता है दूसरों के माध्यम से उसे हम व्यंजन आवाज कहते हैं। जैसे बोलेगा, बोलो बेटा कक्का कक्का तक कक्का, ऐसा बोलेगा, चाचा चाचा, ऐसा, तो ह प म, ये इत्यादि इटीसी, इसे आप व्यंजन आवाज बोलो, ठीक है। आपने इतना समझा। उसके बाद हम और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चा का जन्म हुआ है और बच्चा जन्म से ही वो सबसे पहले साउंड आवाज निकाला, साउंड निकाला। और आपको मालूम साउंड 2 प्रकार के, स्वर साउंड स्वर आवाज और व्यंजन आवाज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो अपनी माँ के गर्भ से, माँ की गर्भ से, जो माँ की गर्भ से जन्म लेता है उसे स्वर आवाज कहते हैं, और जो सीख करके बोलता है, दूसरा से सीख कर बोलता है उसको हम सीख करके बोलता है उसको हम व्यंजन आवाज कहते हैं, ठीक है। आवाज निकाला। अब बच्चों की आवाज को उसकी माँ सीखने और समझने की कोशिश करती है। मान लिया है कि बच्चों को उसकी माँ ने खाना दूध वगैरह पिला दिया, टॉवेल वेल साफ करके अच्छे से नए वस्त्र वगैरह पहना दिए, और उसके अलावे बच्चे रो रहे हैं, तो उसकी माँ उसकी आवाज को समझने की कोशिश करेगी कि भला ये क्यों रो रहा है, इसको तो मैंने दूध वगैरह सब कुछ पिला वगैरह दिया, तो ये आखिर रो क्यों रहा है। तो बाबू बच्चों के आवाज को जो समझने की कोशिश होती है ना, तो वो भाषा कहलाती है। आवाज को समझने की कोशिश भाषा कहलाती है। मान ले कहीं भी आवाज आया, ऐसा कुछ आवाज आया, तो आवाज आया तो हम लोग सुनने की समझने की कोशिश करते हैं। कहीं गोली चलने की आवाज आई, आप आवाज सुनते हो गोली चलने की, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे चौंक जाते हो, फलनवा देखो क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं हम उसको। तो आवाज को समझने की कोशिश भाषा कहलाती है। और भाषा 3 प्रकार की, भाषा 3 प्रकार के, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो जो मुख से बोलकर प्रकट किया जाए, मुंह से बोल करके प्रकट किया जाए, वो तो मौखिक भाषा, कोई झंझट नहीं, बोल करके प्रकट हो गया, कोई टेंशन नहीं हो गई, मैं बोल करके अभी बता रहा हूं तो मौखिक हो रही है। और जो लिखित रूप से, जो लिखित रूप से, जैसे कि मैं बोर्ड स्क्रीन पे अभी लिख रहा हूं आपके बोर्ड स्क्रीन पे,
तो जब मैं लिख रहा हूं तो लिखित रूप से जो व्यक्त किया जाए वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे, और जो सांकेतिक रूप से जो इशारों में व्यक्त किया जाए, इशारों में व्यक्त किया जाए वो हमारा सांकेतिक भाषा, इशारों में व्यक्त किया जाए। अच्छा, ऐसे वो उसको बुला रहे हो, उसको बोल रहे हो, तो भाई सांकेतिक भाषा है, इशारों में व्यक्त किए जा रहे हैं। अब आप इशारा तो बढ़िया जानते होंगे, नैनों की जो बात ये नैना जाने रे, मैं क्या जानूं, ठीक है, नैनों की जो बातें नैना जाने, सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक है, सांकेतिक भाषा। तो अब आप समझिए, मौखिक में कोई टेंशन नहीं, बोल करके काम चला लिया। लिखित में भाई आपने मेरे इशारा कर लिया, लेकिन यहां तो झंझट फंस गई, सॉरी सांकेतिक में इशारा कर लिया, यहां झंझट पड़ गई। लिखित में आपको लिखना पड़ेगा, भाषा को आपको लिखना पड़ेगा, या जो आवाज है ना उस आवाज को आपको लिखना पड़ेगा। तो बात तो यहीं फंस गई मेरे प्यारे कि आपको लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे। तो लिखने के लिए आपको कलर की आवश्यकता पड़ेगी। अरे कोई चीज आपको लिखना है तो रंग की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हूं, तो हमारे पास लिखने के लिए बहुत सारा कलर आया हुआ है, आप देख रहे हो बहुत सारा कलर है, जिस कलर को हम चूज करें वो कलर हमारा लिखने के लिए आएगा। तो लिखने के लिए तो कलर की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो बस लिखने के लिए आपको कलर की आवश्यकता पड़ेगी, रंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको आवाज को लिखना है, आपको भाषा को लिखना है, तो लिखने के लिए रंग की आवश्यकता पड़ी, रंग की आवश्यकता पड़ी। और भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने हाव भाव विचारों को दूसरों तक रखते हैं और दूसरे के हाव भाव विचारों को खुद भी समझते हैं, भाषा कहलाती है। और बाबू ये समझिए कि आपको आवाज को लिखना है तो लिखने के लिए रंग की आवश्यकता पड़ेगी। कोई चीज रहेगा तो ना लिख दीजिएगा जी, रंग की आवश्यकता पड़ेगी। अरे हाँ प्यारे, रंग ही तो हमारा वर्ण है। अरे अंग्रेजी में प्यारे कलर कह लो, संस्कृत में वर्ण कह लो और हिंदी में रंग कह लो। तब आई यहां से बात वर्ण की, तब आई यहां से बात वर्ण की, रंग की। अब आप समझिए कि बोलने की जो आवाज था ना, आवाज को बोलने की प्रक्रिया भाषा कहला गई। समझिएगा, आवाज थी, आवाज है आ ऊ, तमिल तेरियदा, हिंदी में रेदा, ऐसा करके कुछ जो हम बोल रहे हैं, तो आवाज को बोलने की प्रक्रिया भाषा कहला गई। और इसी आवाज को लिखने की प्रक्रिया, इसी आवाज को लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाती है। लिखने की प्रक्रिया लिपि, बोलने की प्रक्रिया भाषा। तो सोच लीजिए, जितने सभी भाषा हैं उतने सभी लिपि हैं, जितने सारे भाषा हैं उतने सारे लिपि हैं। दुनिया में जितने भाषा होंगे उतने लिपि होंगे। तो आवाज को लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाई और आवाज को बोलने की प्रक्रिया भाषा कहलाई। फिर से समझ लेंगे, आवाज को लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाई, आवाज को बोलने की प्रक्रिया भाषा कहलाई। और हम प्रत्येक बार लिपि को लिख नहीं सकते, हम प्रत्येक बार हर एक लिपि नहीं जानते हैं। देवनागरी मालूम आपको, अब भाई बहुत सारे भाषा हैं, भाषाओं का अनेक रूप हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, चाइनीज, फ्रांसीसी, बहुत सारे हैं और सभी को अलग अलग तरीके से लिखे भी जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो हिंदी भाषा जो लिखे जाते हैं ना वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा और प्लस संस्कृत भी, हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी और संस्कृत भाषा जो लिखा जाता है वो कौन लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। बहुत सारे लिपि हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, जितना सब जोड़ लो भाई, बहुत सारा लिपि है। तो हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आइए देवनागरी लिपि के बाद हम फिर और आगे चलने का काम करें। ये देखेंगे तो आवाज के लिए आपको लिखने के लिए रंग की आवश्यकता पड़ी। रंग ही तो हमारे वर्ण हैं। अब आओ वर्ण को मूल रूप से हम जाने सीखें। वर्ण को हम मूल रूप से जाने और सीखें। वर्ण को हम मूल रूप से जाने और सीखें। वर्ण
तो बाबू लोग वर्ण 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 उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सका है, नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आवाज ही हमारा वर्ण है, आवाज ही हमारा वर्ण है। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूं, देखिएगा मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। ये हमारा वर्ण, तो ये हमारा वर्ण जो आया, एक मिनट, हाँ, जो हमारा ये वर्ण है, तब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि साउंड आवाज, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आप बांट नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। अरे वर्ण अभी बच्चा है जी। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है, लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण को हम बांट नहीं सकते, वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण अभी बच्चा है जी। वर्ण का जन्म किससे हुआ है? साउंड से, आवाज से। और वर्ण का जन्म किससे हुआ है? अब लिखित भाषा से। वर्ण का जन्म आवाज से और वर्ण का जन्म लिखित भाषा से, लिखित भाषा से। लिखित भाषा और आवाज, आवाज इसकी माँ है और इनके बाबूजी हैं लिखित भाषा। तभी लिखने के चक्कर में ही तो रंग की आवश्यकता आपको पड़ी थी। और ये अभी बच्चा है जी, नवजात शिशु है, नवजात शिशु, नया जन्मा बच्चा। अब आप ही सोचो ना, नवजात शिशु रहेगा, कोई छोटा बच्चा रहेगा, अभी अभी जन्म लेगा, और उसके पिताजी कहेंगे क्या कि बाबू चलो हम तुमको दुकानदौरी करवा देते हैं, बंटवारा कर देते हैं घर का, तुम अपना जीवन यापन करो। क्या वो जी जाएगा? क्या नहीं जी पाएगा, वो मर जाएगा। उसको अभी लालन पालन की आवश्यकता है, उसको देखभाल की आवश्यकता है। तो नवजात शिशु है वर्ण। वर्ण को आप बांट उठ नहीं सकते हो। काहे नहीं बांट सकते हो वो हम बताएं। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि देखिएगा, जैसे बच्चा वो बोला अ, तो क्या आप ही सोचो, अ को आप बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। देखो जरा बांट के हम देखते हैं। अ को हमने बांट करके देखने की कोशिश किया। ये देखो, अ को हमने बांट दिया। अ को हमने बांटा, ये वाला था, ये वाला, ये हिस्सा को ये लिखा, इस हिस्से को ये लिखा, ठीक है। इस हिस्से से हमने यह चला है, ये हिस्से को ये लिखा, और इस हिस्से को ये लिखा, और चलो इस हिस्से को हम ये लगा दिया। अब आप ही सोचो, ये वर्ण बचा कि मर गया? एक छोटा बच्चा, आप उसका पैर हाथ काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, वो बचेगा थोड़े, वो मर जाएगा। मर गया, वो मर गया। जैसे कि है हमारा क लिखा हुआ है। अब इसको बांट के हम देखते हैं, तो जरा देखो, हमने इसको खंडित करके देखा है, तोड़ करके देखा है। अब तुम ही लोग बोलो ये बचने वाला है जी, ये मर जाएगा। अभी अभी छोटा बच्चे था और हम इसको बंटवारा कर दिए। ये देखिए, यह देखो, ये, और इसको देखो, ये करके दिखाओ, ये देखो, यहाँ से भी यहाँ देखो, ये भी देखिए, और ये भी देखो, ये देखो, बचा क्या? मर गया ना, मर गया। तब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण को हम बांट नहीं सकते हैं। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है। और आप ही समझो, आपको लिखना पड़ा था। हम देखिए नीचे आते हैं, आपको लिखना पड़ा था। सुनिए, यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा आवाज, साउंड। तो स्वर आवाज, स्वर साउंड, और व्यंजन आवाज, व्यंजन साउंड, व्यंजन आवाज। तो इस आवाज को आपको भाषा के माध्यम से क्या करना पड़ा? लिखना पड़ा, लिखना पड़ा। तो स्वर आवाज ही हमारा स्वर वर्ण है और व्यंजन आवाज ही हमारा व्यंजन वर्ण है। समझ लिए? स्वर आवाज, क्योंकि आवाज को आपको क्या करना है? स्वर आवाज को लिखना है। तो ये देखिए, स्वर आवाज को हमने लिखा है,
व्यंजन आवाज को लिखना है। तो देखो ये व्यंजन आवाज को लिखा है, तो स्वर आवाज ही हमारा स्वर वर्ण है और व्यंजन आवाज ही हमारा व्यंजन वर्ण है, क्योंकि लिखने के लिए हमको वर्ण की आवश्यकता पड़ी। तो अब आप देखो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब वर्ण के भेद में मैं आ चुका हूं। वर्ण है ना, वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से अर्थात स्वयं होती है। यह जन्मजात है, जन्म से ही है। एक बच्चा अपनी मां की कोख से जन्म लिया, वो स्वर वर्ण बोल लेगा, स्वर वर्ण बोल लेगा, स्वर आवाज निकाल लेगा अपने मुख से। एक बच्चा अपनी मां की कोख से जन्म लिया तो। और व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके सहायता से बोली जाती हैं, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है। उच्चारण माने बोलना, स्वर वर्ण उसको बोलते हैं जिसको बोलने में कोई दूसरा की मदद नहीं लेते। जैसे आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारा स्वर वर्ण। इसको बोलने में किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। इसको बोलने में आपको किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने में आपको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे कि मैंने बोला क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। तो अब आप ही सोच लो, मैं बोल रहा हूं क, तो क बोल रहे क, तो क में आ कौन रहा है, क में कौन आ रहा है, अ, क में आ रहा है अ। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये पढ़ा होगा। तो वॉवेल कितने हैं, तो 5, ए ई आई ओ यू, वॉवेल हमारा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारा वॉवेल। और फिर कॉन्सोनेंट जो रेस्ट बच गए वो अल्फाबेट से वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए, वो कॉन्सोनेंट हो गए। जैसे ए है तो बी, व्यंजन वर्ण है ये, इंग्लिश का व्यंजन वर्ण। ए तो बी, सी, डी, ई तो इधर है, ए बी सी डी ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये आपका हिंदी का व्यंजन हुआ और ये आपका अंग्रेजी का व्यंजन हुआ। तो मदद किस में नहीं लेना पड़ेगा, मदद आपको हिंदी, ये आपका इंग्लिश का स्वर हुआ, ये ए ई आई ओ यू इंग्लिश का स्वर हुआ। मदद किस में नहीं लेना पड़ेगा, मदद आपको इसमें लेना नहीं पड़ेगा बोलने में। लेकिन मदद किस में लेना पड़ेगा, हेल्प चाहिए बोलने के लिए, हेल्प चाहिए बोलने के लिए, हेल्प चाहिए व्यंजन को। बोलने के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए स्वर को, स्वर को कोई हेल्प नहीं। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ, औ, ये कोई हेल्प नहीं। लेकिन अगर आप इसको बोल रहे हो क, तो आ रहा है, मदद हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को देखते हो, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को देखते हो, तो देखिए बी,
तो आप बोल रहे हो बी, 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 तो बी बोल रहे हो तो क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बी। आप बोलिए सी, सी बोल के देखिए मेरे संग, अरे आप बोल के देखो मेरे संग, सी, तो सी है तो आया ई। डी, डी, तो डी में भी आया ई। एफ, 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 ए आया, एफ, ए, एफ, जी, 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 तो ई आया। एच, एच, फिर से ए आया, ए। जे, 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 तो ए आ गया। के, तो के में भी ए आया, के में भी ए आया। एल, एल, एल में भी ए आ गया, ए, एल में भी ए आया। एम, एम, एम में भी ए आया। एन, एन, एन में भी ए आया। पी, पी, साफे है पी, तो पी में भी ई आया। क्यू, 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 यू आया। आर, 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 ए आया। एस, 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 ए आया। टी, टी, ई आया। टी, भी, भी, ई आया। डब्लू, 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 वो आ गया डब्लू। एक्स, 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 ए आया। वाई, वाई, ई, वाई नहीं, वाई, 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 वाई आया। जेड, जेड, ए आया। तो आपने देखा कि किसको बोलने में आपको मदद नहीं लेना पड़ा? वॉवेल को, वॉवेल को, स्वर वर्ण को मदद लेना पड़ा। किसको बोलने में? व्यंजन वर्ण को। तो आप यहां तक समझ गए। अब आगे हम इसको और चलते हैं। तो आपने यह भी देखा होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे कि ये आपका टोटल ये समूह हो गया, तो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। माला समझते हो ना, वही पहनते हो, माला, माला, माला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट होती है इंग्लिश में, खैर इंग्लिश तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम हिंदी ग्रामर की जानकारी ले रहे हैं। तो आइए और सीखते हैं और समझते हैं हम किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है, और सीखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। तो मैंने बताया था स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी? 11। नोट कर लेंगे आप सभी, स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। स्वर वर्ण 11 होते हैं। अब स्वर वर्ण में कौन कौन था भाई? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा स्वर वर्ण। अब देखो हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जबकि संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हालांकि कई दफा संस्कृत में भी आपको प्लुत स्वर के बारे में भी पढ़ना है। तो हिंदी में स्वर वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण के 2 भेद। फर्स्ट आपका आ जाएगा, स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। फर्स्ट ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वर भी हो जाता, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपने देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा ओम, ओम, ऐसा करके ओम लिखा हुआ देखा होगा। या तो ये इस प्रकार से ओम में ऐसा रहता है ओम, जो लंबा देर तक किसी को बुलाने पुकारने वगैरह के लिए किया जाए, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा। ये हिंदी व्याकरण का इसका प्लुत स्वर का हो जाता है, ठीक है। तो खैर अभी तो उसको हम देख नहीं रहे हैं, उसका हम नहीं देख रहे हैं, हिंदी संस्कृत व्याकरण का नहीं देख रहे हैं। इसको देखिए, हिंदी व्याकरण का ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। अभी 11 गो है, कुछ ह्रस्व स्वर के उदाहरण होंगे और कुछ दीर्घ स्वर के उदाहरण होंगे। कुछ ह्रस्व स्वर का उदाहरण होगा तो कुछ दीर्घ स्वर का उदाहरण होगा। देखते हैं ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन है और दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है। ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं? तो ह्रस्व स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में एक श्वास, एक मात्रा, एक अवधि लगती है। बढ़िया से समझिएगा,
ह्रस्व स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में एक श्वास एक मात्रा एक अवधि लगती है। जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण में एक श्वास एक मात्रा एक अवधि लगती है, एक समय लगती है, एक अवधि लगती है, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर नम्मे है बाबू। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, लॉन्ग, दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय, दो श्वास दो मात्रा लगते हैं। दोगुना समय दो श्वास दो मात्रा लगती है, वो हो गया दीर्घ स्वर। अब इसमें अ से लेकर के अ तक में जिसको बोलने में हमारा एक श्वास एक मात्रा एक अवधि, मतलब कि एक ही बार में प्रोनाउंसिएशन हो जाए, उच्चारण हो जाए, वो ह्रस्व स्वर होंगे। और जो दो बार में हो जाए, दोगुना समय लगे, वो हमारा दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, तो इसमें दोगुना समय लग जाता है। और संस्कृत व्याकरण का एक देख लेंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या कहता है कि प्लुत स्वर। तब प्लुत स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं, हालांकि ये इसका अलग है, मैं विशेष बातें बाद की वीडियो में बता दूंगा। प्लुत स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय तीन श्वास तीन मात्रा लगती है। तीन श्वास तीन मात्रा लगती है। कहने का यह तात्पर्य है, अगर हम आपको ट्रिकली वे में बताएं ना, तो ई है T20, मारो रन फटाफट, एकदम T20 20 ओवर का मैच चल रहा है, IPL जैसा, मारो शॉट लगाकर, जल्दीबाजी में उच्चारण हो जाए। ये है वनडे मैच, 50 ओवर वाला बुआ, वनडे मैच 50 ओवर वाला। विकेट सिकेट गिरा है तो थोड़ा रोक सकते हो, फिर लास्ट आया तो लगा सकते हो चौके छक्के। तो ये है वनडे मैच। इसको बोले ना क्रिकेट की भाषा में, तो ये है टेस्ट मैच, 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन तक चलने वाला है। ये तुरंत है, इसका उच्चारण तुरंत, काम खत्म, एक ही बार में। जैसे देखो, अब इन दोनों से कंपेयर करो, इन दोनों से तुलना करके देखो, इन दोनों से तुलना करके देखिए आप। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से लिख रहा हूं, हाँ कलर चेंज कर लिया। इन दोनों से आप तुलना करो, अ और आ को तुलना करो। तो अ और आ को तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा अ, बोल के देखिए मेरे साथ, आ के तुलना में आ बोलिए, आ अ आ अ आ। तो आप तुरंत बोल रहे हो बउआ, आप तुरंत बोल रहे हो, कलर नहीं पता चल रहा है। तो फिर से हम देखते हैं कोई और कलर ले करके, रेड ले करके देखता हूं, रेड, ओके रेड दिख रहा है। तो अ और आ की तुलना में हम अ को बोले तो देखा आपने अब इससे बोलो आ तो दुगुना टाइम नहीं लगा। जब तक हम 2 बार बोल देते हैं तब तक एक ही बार आ हो रहा है। बढ़िया से आप बोल के मेरे साथ देखो, नोट्स लो, कॉपी किताब कलम और बोल के देखो लो। तो आ में दुगुना टाइम लग ही रहा है। उसके बाद हर्षई दीर्घई, तो आप देख लो हर्षई दीर्घई दुगना टाइम लग रहा, दीर्घई। फिर देख लें आप, इसको दोनों को तुलना कर, हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ जल्दी हो रहा उच्चारण, हर्षऊ, दीर्घऊ में लेट हो रही है, दीर्घऊ। फिर री को छोड़ो, इन दोनों को तुलना करो, तो ए जल्दी हो गया, ए में टाइम लगा, तो जो टाइम लगा वो इसमें जल्दी हो गया, इसमें बाप रे, तो काफी खतरनाक लग रहा है। टाइम लगा, अब री इसका हो जाए, ठीक है, री इसका हो जाए। अब ये आपने समझा होगा।
अब इसमें देखो कहो कि सर इसका वाला भी एक आपको बता दो ना, संस्कृत का जो है उसको देखो, तो लिखो ना बुआ, देखो समझो। ओम, काफी टाइम है। ओम, तो जिसका उच्चारण जल्दी जल्दी हो जाए ह्रस्व, जिसका लेट से हो वो दीर्घ, और जो सबसे लेट से हो वो प्लुत। बट संस्कृत में ये होता है प्लुत, हिंदी में हमारा ह्रस्व और दीर्घ। तो ये आपने देखा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण देखा। अब हम लोग व्यंजन वर्ण को देखेंगे। अब हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे। तो आइए व्यंजन वर्ण की जानकारी को हासिल हम करते हैं। नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ताकि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। स्वर वर्ण तो हो गया बाबू लोग। अब हम व्यंजन वर्ण को सीखते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। हमें किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने ये बता दिया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जैसे मैंने लिखा व्यंजन वर्ण में क ख, चलिए क ख अगर आप पढ़ते हैं फिर से बचपना याद आ जाए। क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ टवर्गिन, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलवस मूर्धन्स दंस ह। ठीक है, ये हमारा स्वर वर्ण नहीं, ये हमारा व्यंजन वर्ण में आएगा। क ख ग घ अंगा च छ ज ञ ट ढ त थ द न प फ म य र ल व त थ म। ये कितने हुए हैं आप सभी देख सकते हो। एक से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो व्यंजन वर्ण हमारे कितने हैं? 33, 33, 33, 33। स्वर वर्ण कितने थे? 11। भूलिएगा नहीं, भूलना नहीं है। अब व्यंजन वर्ण तो हो गया। अब देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसको देखेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो देखते हैं हम इसको, स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कौन है और ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन है। देखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण। शायद आपको बोर्ड का कलर उतना बढ़िया नहीं पता चल रहा है, तो आइए हम कलर को फिर से व्हाइट कर लेते हैं। व्हाइट पर ये स्पिन, अब ब्लैक देखता हूँ, ब्लैक देखता हूँ, ब्लैक ठीक है, हाँ ब्लैक ठीक है। तो चलिए हम ब्लैक से कलर से ही लिख लें। हाँ, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के 3 भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भेद: स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, फिर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और फिर क्या? ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन वर्ण। नामे है बउआ, नामे से समझिएगा बाबू। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट, मुंह के आंतरिक भाग, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का परस्पर स्पर्श होता है, टच होता है। फिर से एक बार डेफिनेशन को समझिएगा। स्पर्श व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का परस्पर स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ओके, और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का परस्पर स्पर्श नहीं होता है। और ऊष्म व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग से
गर्म हवा निकलती है। कहने का यह तात्पर्य है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में मुंह के आंतरिक भाग कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का परस्पर स्पर्श होता है। स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा का परस्पर स्पर्श नहीं होता है। स्पर्श नहीं होगा, ये नहीं टच होगा। और उसमें व्यंजन वर्ण उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के आंतरिक भाग से गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। कहने का मतलब यह है ना कि अगर हम अपने लैंग्वेज की बात करें तो अपने लैंग्वेज में बोले तो स्पर्श व्यंजन वर्ण यह टच मी, टच मी, टच मी, टच मी, ये टच हो जाएगा, टच मी, टच मी। और ये क्या है, डोंट टच मी, डोंट टच, डोंट टच मी, ये है डोंट टच मी। और ये क्या लास्ट वाला आई एम हॉट है, आई एम हॉट, आई एम हॉट। फर्स्ट है ये है स्पर्श व्यंजन वर्ण, ये टच होगा, टच मी, टच मी, आपने सुना होगा गाना टच मी, टच मी। अंतस्थ व्यंजन वर्ण ये है डोंट टच मी, ये भी सुना होगा डोंट टच माई। अब आगे आप समझ लो भाई। उस व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण आई एम हॉट, आई एम हॉट, उस बोल रहा है आई एम हॉट, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, आई एम हॉट, उस व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं सच में ये किस प्रकार से काम कर रही है स्पर्श और अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो इतना को बोलने में, यानी कि क से लेकर के ह तक को बोलने में अगर हमारा मुंह का आंतरिक पार्ट माने इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग इंटरनल पार्ट। आइए कंठ तो आपको मालूम, कंठ तो आप जानते होंगे, कंठ 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 टिप देगा तो कोई बोल पाएगा जी नहीं, कंठ, कंठ हो गया, कंठ तो आपको मालूम। और दंत, दंत मतलब दांत, दंत क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपने प्रचार देखा होगा टूथपेस्ट में नमक है, दंत, दंत दांत वाला जो हम लोग चिहार देते हैं समय समय पर, दंत। और ये ओष्ठ, ए बाबू ओष्ठ के बारे में तुम तो बस जानते ही हो भाई, ठोर हो, ठोर ठेठ में बोले तो, और अंग्रेजी में बोले तो लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। ओके बाबू, ओष्ठ ये तो हो चुका है। अब देखो मूर्धा और तालु, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि मूर्धा क्या तालु क्या, मूर्धा क्या तालु का। तो मूर्धा ऊपर वाला हिस्सा, मुख जीभ है, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा वो मूर्धा, ऊपर वाला अंदर की ओर हिस्सा मूर्धा, और ऊपर वाला बाहर की ओर का हिस्सा आपका तालु। मूर्धा ऊपर का हिस्सा जो अंदर की ओर है वो मूर्धा, और ऊपर का वो हिस्सा जो बाहर की ओर है वो हमारा तालु। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसको समझते हैं कि क से लेके ह तक बोलने में यदि हमारा इतना मुंह का इंटरनल पार्ट, अगर हमारा मुंह का इंटरनल पार्ट टच करेगा तो हम टच मी में रखेंगे, यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण में रखेंगे। अगर टच नहीं करेगा तो हम डोंट टच माई में रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण में रखेंगे। अगर बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकली तो हम उस व्यंजन वर्ण में रखेंगे, आई एम हॉट में रखेंगे। ठीक है, आइए सच में देखते हैं कि किस प्रकार से कौन हो रहा है और सीखने और समझने का काम करते हैं। तो देखो बोर्ड हमारा भर गया है, बोर्ड को हम थोड़ा एडजस्ट करना चाहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो। हाँ देखते हैं, तो आप देखो एक क्या था स्पर्श व्यंजन वर्ण, पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण को समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या था, टच मी था कि डोंट टच मी, बोलो बोलो। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण टच मी था, टच मी, टच मी, टच मी, टच मी, ये टच मी था बुआ, टच हो रहा था मुंह के आंतरिक पार्ट कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। आओ शुरुआत करते हैं, पहले होठे से शुरुआत करो भाई, होठ से, गलत मतलब नहीं समझ लेना, होठ। आइए ओठ से शुरुआत करते हैं। लिखा है मैंने, ये पढ़ेंगे हम प, यहाँ लिख दे रहा हूं प, फ,
ब, भ, म। अब आप देखो, बोल करके टच करेगा, मैंने बोला मुंह का आंतरिक पार्ट टच करेगा, यानी आप, हमने बोला कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा में से कोई एक टच कर गया तो टच में रहेगा, यानी स्पर्श में रहेगा। बोलिए, बोल के देखिए मेरे साथ। प, आप ओठ का रिएक्शन देखिएगा, मेरा नहीं, आप अपना देख लो भाई। प, फ, ब, भ, म। अगर हम ओठ को हटा करके आप प, फ, ब, भ, म नहीं बोल सकते। ये ओठ एकदम पूरा प्रेम पूर्वक जा रहा है। प, फ, ब, भ, म। आप ओठ को हटा करके प, फ, ब, ब बोल कर दिखाओ तो नहीं बोल पाओगे। जरा बोल के दिखाओ। मैंने फारो मुंह, मुंह फारो। आ वा 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 वा। बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो जी, नहीं, नहीं बोल पाएंगे। यानी ओष्ठ टच हो गया, ये टच हो गया, और कहां टच हुआ, किया हुआ ओष्ठ में, तो ये तो टच में रखेंगे हम। ओठ से टच हुआ है, ओठ से शुरुआत हुआ है। पफा बभम्मा। एक और बात, पफा बभम्मा। अब नाक बंद करो, अब पफा बब बोल कर दिखाओ। प, फ, ब, भ, ब, ब, ब। मां में फिर फंस गया आप, मां में फिर फंस गया। तो मां जो है ना, ये ओठ से भी बोल रहे हैं और नाक से भी बोल रहे हैं। मां ओठ से भी बोल रहे हैं और नाक से भी बोल रहे हैं। ऐसे इसका, इन सभी का उच्चारण स्थान है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। मैं इसका स्पेशल वीडियो ला दूंगा उच्चारण स्थान का, या अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पाफा बाबा को आपने देखा, ओष्ठ से बोल रहे हैं। अगर जिसका ओठ का टूट जाए ना, सोच लो, तो नहीं पाफा बाबा बोल पाएगा। पाफा बाबा हो गया। अब जरा काखा गगा को चेक करो। क, ख, ग, घ, अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। आप अपने सेंसिटिव ये इसको नहीं, इसको, इस हिस्से को आप कंठ के पास लेके जाओ। ऐसे दुनिया का कोई भी आवाज निकालो, कंठ से ही निकालोगे। कंठ नहीं रहेगा तो आवाज नहीं निकल पाएंगे। लेकिन काखा गगा एकदम यहां से ही आ रहा है। आप यहां रख करके बोल के देखो मेरे साथ। क, क, ख, ग, घ, अंगा। एकदम झनकार पूरा कस के हो, झनकार है। यहां पर आप देख रहे हो। क, क, ख, ग, घ, अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। झनकार है, एकदम झुनझुन्नी मार रहा है क, ख, ग, घ, अंगा में। तो क, ख, ग, घ, अंगा कहां से बोल रहे हैं हम? कंठ से बोल रहे हैं। एक और बात, नाक बंद करो, क, ख, ग, घ बोल के दिखाओ। क, ख, ग, घ, अंग, अंग, अंग। अंगा नहीं बोल पा रहे हो, यानी अंगा का भी उच्चारण कहां से है? कंठ के साथ ही नाक से है उच्चारण। ठीक है, ओके। पफ हो गया, कख ग हो गया। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या? कख ग तथा द त थ द ध न। अब तथा द ध न भी देख लेते हैं। त त थ द ध न, त थ द ध न। तथा द बोल रहे हो ना, आपका जीभ कहाँ जा रहा है? त थ द ध न। दांत के पास आपका जीभ जा रहा है। आप बोल के देख लो। त थ द ध न, ये आपका जीभ दांत के पास जा रहा है, इस दंत से है। और ना बोल रहे हो, ना को ना 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 ना, ना भी आप नाक से बोल रहे हो, दंत के साथ नाक से बोल रहे हो। ठीक है, दंत के साथ आप नाक से बोल रहे हो। पफ हो गया, कखा तथा दधा। अब देखो, ट ठ ड ढ ट वर्गीना, ट वर्गीना। और फिर एक क्या था? च छ ज झ इया। अब आप देखो, ट ठ ड ढ ट वर्गीना, ट ठ ड ढ ट वर्गीना, ट वर्गीना, ट। अब जीव का रिएक्शन देखो, जीव ये हुआ, ट ठ ड ढ ट वर्गीना। ऊपर वाला में मार रहा है, ट ठ ड ढ ट वर्गीना। तो ट वर्गीना ये मूर्धा से हो रहा है बाबू, उच्चारण मूर्धा से। और ट वर्गीना है वो मूर्धा के साथ नाक से भी हो रहा है, नाक से भी हो रहा है। हाँ, और उसके बाद और देख लेते हैं। ओके, हाँ, हेलो हेलो, हाँ। तो फिर हम लोग च छ ज को देख लेते हैं। च छ ज झ इया, च छ ज झ इया। ये हमारा तालु से उच्चारण हो रहा है, तालु से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये इया, इया भी तालु के साथ नाक से उच्चारण हो रहा है। च छ च को देखेगा ना तो थोड़ा सा ऊपर जाकर उठ रहा है, च छ ज झ इया, थोड़ा सा ऊपर जाकर के उठ रहा है। ये हमारा तालु से उच्चारण हो रहा है। तो इतना तक हम लोगों ने देखा
फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ण को देखा, वर्ण के भेद को देखा, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण के भेद को देखा, व्यंजन वर्ण के भेद को देखा। अभी हमारा वर्ण विचार समाप्त नहीं हुआ है, अभी वर्ण विचार और भी है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बाद की क्लास को बताऊंगा, वर्ण विचार को बढ़िया से बताऊंगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश इसके बाद करूंगा। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए क्लास ओवर एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।